प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने विगत पाठों का कार्य कर लिया होगा। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे। यह पाठ हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परिसाई जी ने लिखा है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बस के मालिकों की ओर संकेत किया है जो अपने अधिक मुनाफे को कमाने के लिए या फिर अपने खर्च को बचाने के लिए अव्यवस्थित बसों को सड़क पर चलने के लिए छोड़ देते हैं। जिन बसों पर सफर करते हुए यात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है, वह नहीं समझते कि इस तरह से वह किस किस की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इसी प्रकार की एक बस का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है, जिसे हम पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ 3 बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने यह सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस की जर्जर अवस्था को देखते हुए कुछ लोगों ने लेखक और उनके मित्रों को यह सलाह दी कि आप इस बस से सफर ना करें। तो इस पर लेखक के मित्रों का कहना था कि आप हमें जाने से मना क्यों कर रहे हैं? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। जब लेखक ने बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ने का अर्थात कहने का भाव यहाँ पर यह है कि बस की जो हालत थी उसको देखकर लेखक के मन में श्रद्धा का भाव आया। क्यों? खूब वयोवृद्ध थी। जिस प्रकार वृद्धों को देखकर हमारे मन में एक अलग ही आदर उत्पन्न होता है, वैसा ही आदर उस समय लेखक के मन में बस को देखकर भी हुआ। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। बच्चों, जैसे बूढ़े लोगों के चेहरे पर झुर्रियां उनके बुढ़ापे की निशानी होती है, उससे समझ में आता है कि उन्होंने कितना अनुभव लिया है अपने जीवन का। उसी प्रकार यह जो बस है, ये इतनी टूटी फूटी अवस्था में थी कि उसे देखकर लग रहा था कि वह बहुत ही पुरानी है। लोग इसलिए इसे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। आपने देखा होगा, हम अपने परिवार के वृद्ध व्यक्तियों को ज्यादा कष्ट नहीं देते हैं। ठीक उसी प्रकार लेखक के मन में भी आया कि इसे कष्ट ना दें। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है? यह हाँ जी सर, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। बच्चों, बस की हालत को देखकर कोई भी यह सोचता कि बस चलेगी या नहीं, लेकिन जैसे ही वो लोग बस में बैठे, बस चलने लगी। सभी आश्चर्यचकित हो गए, इतनी खराब बस चल भी सकती है। तभी लेखक के एक परम मित्र ने कहा कि यह तो हमें एक माँ की तरह दुलार भी देगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, क्योंकि बस की हालत ही इतनी खराब थी। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा रहता है, आएगा सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कहते हैं इस दुनिया में जो आएगा वो जाएगा भी। तो जो बस की हालत है उसको देखते हुए यह नहीं लग रहा कि वह अपने गंतव्य तक, यानी कि जहां पर उसे जाना है वहां तक वह जा भी पाएगी। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, निमित्त अर्थात कारण। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। बस की हालत इतनी खराब थी कि जो खिड़कियों के शीशे थे वह टूट चुके थे, और टूटे हुए शीशे वाली बस में सफर करना लेखक को ऐसा लग रहा था कि अब उसे अपनी जान की रक्षा भी स्वयं करनी होगी। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बच्चों, बस इतनी खराब अवस्था में थी कि अब लेखक को ऐसा लगने लगा था कि उसकी सीट के नीचे ही इंजन है।
क्योंकि बस बहुत अधिक आवाज कर रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। बस की हालत को देखकर ऐसे लग रहा था कि यह बहुत ही पुरानी बस है और गांधी जी के जमाने की बस है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। असहयोग यानी कि सहयोग ना करना। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में मैं आपको पाठ के अंत में बताऊंगी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टैंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में खींचने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध पिलाती है और दूध की शीशी लगाती है। बस की हालत इतनी अधिक खराब थी कि अब उसकी पेट्रोल की टंकी में भी छेद हो गया था। तो उस पेट्रोल को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक बाल्टी लगा दी और नली लगाकर वापस पेट्रोल की टंकी में ही पेट्रोल डालने लगे। तो बच्चों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि बस की हालत कितनी खराब थी। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। अब जब सफर करना ही है, गंतव्य तक पहुंचना ही है, तो लेखक ने जो अपना ध्यान था वो टूटी हुई बस से हटाकर प्रकृति के दृश्यों की ओर लगाना शुरू किया। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरा पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता बस इसमें गोता लगाएगी। गोता अर्थात डुबकी लगाएगी। बच्चों, प्रकृति के दृश्य तो बहुत लुभावने थे, लेकिन साथ साथ लेखक के मन में डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि बस इससे टकरा जाए और उन्हें किसी हादसे का सामना ना करना पड़े। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक की बात है अर्थात यह तो ऐसा हो गया कि बस खराब हो गई। उनका कहना यह था कि बस में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जैसा आप लोग कह रहे हैं। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। जिस प्रकार कोई वृद्धा स्त्री काम करने के बाद थक कर बैठ जाती है, उसी प्रकार चांद की चांदनी में भी वह बस ऐसी ही प्रतीत हो रही थी, क्योंकि यह बस रुक गई थी, चल नहीं रही थी। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि अर्थात गलती महसूस हो रही थी। बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब लेखक को लग रहा है कि अगर यह बस यहीं पर खराब हो गई और इसका प्राणांत हो गया तो हमें बियाबान अर्थात इस जंगल, इस सूने स्थान पर ही इसका अंतिमकरण करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा अर्थात बूढ़ी स्त्री। बूढ़ी स्त्री किसे कहा गया है? बस को। अंधेरे के समय में उसकी रोशनी अब कम होने लगी थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। रेंग रही थी अर्थात जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ जैसे कि छिपकली है वो रेंगती है, तो इस प्रकार वह बस जो थी वह रेंग रही थी अर्थात धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी दिखती और आती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो अब उम्र ही नहीं है। कहने का भाव है, आपने देखा होगा जब हम सड़क पर गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं तो कुछ लोग अपनी गाड़ी को धीमे कर लेते हैं, वो हमें स्थान देते हैं निकलकर जाने के लिए, और कुछ लोग हैं जो अपनी स्पीड को और बढ़ा लेते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि उनसे अधिक रफ्तार में कोई चल नहीं सकता। तो यह बस किस प्रकार की है, जो हमें यह दिखा रही है कि उसके अंदर अब बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। पुलिया अर्थात सड़क के बीच में थोड़ा ऊंचा सा स्थान। वहां पर क्या हुआ, एक बस का एक जो टायर था वह फिस हो गया। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा।
यहाँ पर श्रद्धा भाव से देखने का मतलब लेखक जो कहना चाह रहा है वह ये नहीं है कि लेखक उसको बहुत प्रेम से देखा है, अर्थात लेखक को बहुत गुस्सा आया कि जो बार बार ये कह रहा है कि ये तो इत्तेफाक है बस खराब हो गई, और जो बस है वह बार बार खराब हो रही है और हिस्सेदार अपनी गलती मान ही नहीं रहा है कि इस दशा में भी उसने यह बस यात्रियों के चलने के लिए छोड़ दी। फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। बस के टायरों की हालत को जानते हैं, जो हिस्सेदार साहब है उनको बस के टायरों की हालत पता है, फिर भी वह अपनी जान को हथेली पर लेकर इस बस से सफर कर रहे हैं। जान हथेली पर लेना अर्थात अपने प्राणों को जोखिम में डालना। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। आपने देखा होगा बच्चों, जैसे पहले के जो नेता थे जो क्रांति किया करते थे वह अपने प्राणों को जोखिम में डाला करते थे, उन्हें अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं होती थी। तो यहाँ पर लेखक का कहने का मतलब है कि जो हमारी कंपनी के हिस्सेदार साहब हैं उनके मन में भी ऐसे ही भाव है, क्योंकि बस की हालत को जानते हैं फिर भी उसी में सफर कर रहे हैं। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ गया जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए और मर गया, पर टायर नहीं बदला। बच्चों, एक गलती होती है जिसे हम जानबूझकर करते हैं और एक गलती होती है जो हमसे अनजाने में हो जाती है। और यहाँ पर जो हिस्सेदार साहब द्वारा की गई गलती है वह क्या है, जिसे वह जानबूझकर कर रहे हैं, जानते भी हैं लेकिन अपनी गलती को सुधार नहीं रहे हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब अंत में क्या हुआ, पाठ के अंत में लेखक ने बताया कि उसने इस बात का तो वर्णन नहीं किया कि वह गंतव्य तक पहुंचा या किस प्रकार पहुंचा या उसको किन किन कठिनाइयों का सामना आगे और करना पड़ा। उसने बताया कि इस प्रकार का माहौल था कि अब लेखक को ऐसे लगने लगा था कि वह बस अब कहीं भी नहीं पहुंच पाएगी और उसे इस बस में बैठे बैठे बहुत सारी कठिनाइयां अनुभव करनी पड़ेंगी। तो अपने मन को बदलने के लिए, अपने मूड को चेंज करने के लिए उन सब ने आपस में हंसी मजाक चालू कर दिया। बच्चों, अब हम जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था। इस आंदोलन में गांधी जी ने देश के प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग मांगा था। ऐसा इसलिए हुआ था बच्चों, जब अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। नमक हमारे देश में समुद्र से का जो झाग होता है उससे इकट्ठा करके निकाला जाता है। और जिस समय हमारा देश गुलाम था, जिस समय अंग्रेजों ने हमारे देश पर अपनी प्रभुसत्ता जमा रखी थी, उस समय हमारे भारत की जो जनता थी वो बहुत ही अधिक गरीब थी। तो आधी से अधिक जनसंख्या ऐसी थी जो नमक से खाना खाकर अपना पेट भरा करती थी। हमारे ही देश का सामान और हमारे ही देश में टैक्स लगाकर बेचा जाए। गांधी जी को इस पर बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने इस बात में अंग्रेजी सरकार का बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया, वहां पर उनका असहयोग किया, यानी कि कॉपरेट ना करना जिसको हम कहेंगे। तो गांधी जी ने गुजरात के दांडी नामक स्थान से एक यात्रा आरंभ करी, जिस पर देश के बहुत से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वहां पर वे अपना स्वदेशी नमक बनाने लगे। इसमें सरोजिनी नायडू ने उनका साथ दिया था। जिस घटना का वर्णन इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह कहकर समझाया कि जिस प्रकार गांधी जी ने अंग्रेजी शासन को सहयोग नहीं किया था, ठीक उसी प्रकार बस का प्रत्येक पुर्जा या बस का हर एक जो सामान उसमें लगा था वो उसको सहयोग नहीं कर रहा था। धन्यवाद।